Hello everyone, welcome back to our channel Easiest Chemistry by सुनील सर। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी में आप लोग लगे हुए होंगे। बेटा, आज मैं आपके लिए सीबीएसई, आईसीएसई, यूपी बोर्ड सभी बोर्ड्स के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर सॉल्यूशन का पहला लेक्चर लेके आया हूँ सीबीएसई बोर्ड क्लास 12 का। ठीक है, सॉल्यूशन के बारे में आप लोगों ने हो सकता है पढ़ा होगा तो आपका रिवीजन हो जाएगा, नहीं पढ़ा होगा तो आप इसके बारे में जान जाएंगे। इस लेक्चर को आप बहुत अच्छे तरीके से सुनिएगा ताकि इसके बाद जो लेक्चर्स आएगा और जो भी आपको लेक्चर्स दिए जाएं वो सारे लेक्चर्स से रिलेटेड जो भी बातें होंगी वो इन सब लेक्चर्स से रिलेटेड होंगी। ठीक है, तो सॉल्यूशन के जितने भी लेक्चर्स आपको मिलेंगे उन सभी लेक्चर्स को बहुत आसानी से, बहुत आराम से सुनिएगा, बहुत अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। जहाँ कोई दिक्कत होगी कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चलो बेटा शुरू करते हैं सॉल्यूशन का लेक्चर नंबर 1। सबसे पहले बात करते हैं सॉल्यूशन की डिफिनीशन क्या होती है। सॉल्यूशन की डिफिनीशन में अगर हम लोग बात कहें तो कहते हैं कि एक सॉल्यूशन जो होता है वो एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। सॉल्यूशन क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर होता है। किसका? 2 और मोर देन 2 सब्सटेंसेस। मतलब जब 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंसेस होमोजीनियस फॉर्म में मिक्स होते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं सॉल्यूशन। एग्जांपल है बेटा सोडियम क्लोराइड, जो नॉर्मल सॉल्ट होता है जिसको आप टेबल सॉल्ट बोलते हो, अपने घरों में यूज करते हो खाने में, उसका जो वाटर के साथ सॉल्यूशन होगा। ठीक, दूसरा शुगर का वाटर के साथ सॉल्यूशन होगा। तो ये सब जो सॉल्यूशन होंगे वो सॉल्यूशन एक्चुअली में क्या है? एक होमोजीनियस मिक्सचर का फॉर्म है। तो सॉल्यूशन की डिफिनीशन में हम लोग क्या लिखेंगे? इस वर्ड को आपको जरूर लिखना है डिफिनीशन में। ये वर्ड अक्सर बच्चे छोड़ देते हैं, केवल इतना याद रखते हैं अ मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2 सब्सटेंसेस इज कॉल्ड सॉल्यूशन। नहीं, पूरी डिफिनीशन में आपको ये वर्ड जरूर इस्तेमाल करना है कि ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2 सब्सटेंसेस इज कॉल्ड सॉल्यूशन। एग्जांपल में 2 एग्जांपल आप याद रख लो। सोडियम क्लोराइड इन वाटर, नॉर्मल सॉल्ट जो आप घर में यूज करते हो, और शुगर सॉल्यूशन, शुगर इन वाटर। ठीक है, क्या होता है होमोजीनियस मिक्सचर? मैंने अपने पहले वीडियो में क्लास 11 के जो मैंने वीडियो बनाया है उसमें यूनिवर्स की क्लासिफिकेशन में बताया है कि होमोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं और हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर्स के बारे में मैंने बताया था कि जो होमोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं 2 और मोर देन 2 सब्सटेंसेस का जो मिक्सचर होता है उसमें क्या होता है कि दोनों सब्सटेंस या दोनों से ज्यादा, मतलब जैसे कोई मिक्सचर आप ले रहे हो, होमोजीनियस मिक्सचर है, उसमें 2 या 2 से ज्यादा कंपोनेंट है। ठीक, तो जो भी कंपोनेंट है वो सब उस मिक्सचर के एक फेज में होंगे। एक फेज में होने का मतलब है कि उनका जो रेशियो होगा उस मिक्सचर के हर एक भाग में क्या होगा? इक्वल होगा। इक्वल रेशियो आएगा आपको जब भी अब उसके सैंपल की एनालिसिस करोगे तो उसमें जो रेशियो आएगा कंपोनेंट का वो क्या आएगा? सेम रेशियो आएगा। ठीक है, और जो होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं वो एक फेज में होते हैं, मतलब कंपोनेंट्स के बीच में कोई बाउंड्री लाइन नहीं रह जाती, यानी आप उन कंपोनेंट्स को फिजिकली अलग नहीं कर सकते। लेकिन जो होमोजीनियस मिक्सचर के बाद हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं उनके लिए कहा जाता है कि जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं उनमें जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको बहुत इजीली आप क्या कर सकते हो? फिजिकली मेथड से अलग कर सकते हो। क्यों? क्योंकि वहाँ जो कंपोनेंट होते हैं उनके बीच में एक बाउंड्री वॉल होती है। बाउंड्री वॉल मतलब ईंट की दीवार नहीं, एक बाउंड्री लाइन होती है दोनों के बीच में। ठीक है, इस वजह से उनको फिजिकली क्या किया जा सकता है? अलग किया जा सकता है। ठीक, हेट्रोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर में जो पार्टीशन होता है, सॉरी, जो हर एक फ्रैक्शन होता है उस हर एक फ्रैक्शन में जो रेशियो होता है कंपोनेंट का वो फिक्स नहीं होता, फिक्स रेशियो में नहीं होता। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गई बात। आगे बात करते हैं पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन की। पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन में हम लोग कहते हैं कि कोई सॉल्यूशन हो, उस सॉल्यूशन के जनरली 2 ही पार्ट माने जाते हैं, एक सॉल्वेंट, दूसरा सॉल्यूट। सॉल्वेंट सॉल्यूट में बस इतना सा डिफरेंस है कि सॉल्यूशन का वो कंपोनेंट जिसकी क्वांटिटी क्या हो? ज्यादा हो। जो ज्यादा क्वांटिटी में होता है सॉल्यूशन में उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट बोलते हैं। और सॉल्वेंट के बाद जो भी कुछ सॉल्यूशन में बच जाएगा, ठीक, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? सॉल्यूट बोलेंगे। यानी जो सॉल्यूट होता है, सॉल्यूशन का वो कंपोनेंट होता है जो
स्मॉलेस्ट क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। आपको एक ही बात याद रखनी है बस, सॉल्वेंट के लिए कहना है आपको कि जो सॉल्वेंट होता है वो लार्जेस्ट क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है सॉल्यूशन में, और सॉल्यूट होता है वो स्मॉलेस्ट क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है सॉल्यूशन में। ठीक है। हाँ, एक चीज याद रखना है कि सॉल्वेंट आपको पता हो जाए तो सॉल्वेंट के बाद जो भी कुछ होगा वो सॉल्यूशन में क्या होगा, सॉल्यूट ही होगा। यहाँ पे बात समझ में आ गई? सॉल्यूट सॉल्वेंट का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया? तो ये क्या थे, पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। अब आगे बात करते हैं सॉल्यूशन के कैरेक्टरिस्टिक्स की। सॉल्यूशन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, कुछ उसकी नॉर्मल प्रॉपर्टीज होती हैं जिनके बेसिस पर हम लोग कहते हैं कि हाँ ये एक सॉल्यूशन है। क्या है? जैसे पहला देख लो कि जो सॉल्यूशन होता है वो एक सिंगल फेज सिस्टम होता है। सिंगल फेज सिस्टम कहने का मतलब जब आप दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस को मिलाते हो और मिलाने के बाद उन दोनों की जो प्रॉपर्टीज हों वो बदल जाएं और एक नई प्रॉपर्टी शो करने लगे। ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं एक सिंगल फेज सिस्टम है। समझ में आ गई बात? तो सॉल्यूशन एक सिंगल फेज सिस्टम होता है। क्यों होता है कि जितने भी कंपोनेंट आप सॉल्यूशन में मिलाते हो, जितने भी कंपोनेंट मिलाते हो वो सारे कंपोनेंट एक दूसरे में डिस्पर्स हो जाते हैं। डिस्पर्स मतलब एक दूसरे में फैल जाते हैं, और फैलने की वजह से उन कंपोनेंट्स के बीच में कोई बाउंड्री वॉल नहीं होती, बाउंड्री लाइन नहीं होती है, लिमिट नहीं होती है। ठीक है, इस वजह से वो सिंपल एक सिंगल फेज बनता है। ठीक, यहाँ तक समझ में आई बात? दूसरा, जो सॉल्यूशन होता है वो डज नॉट अलाउ बीम ऑफ लाइट टू स्कैटर। सॉल्यूशन डज नॉट अलाउ बीम ऑफ लाइट टू स्कैटर। अगर आप सॉल्यूशन में एक बीम ऑफ लाइट पास आउट कराते हो तो वो बीम ऑफ लाइट जो है जब उससे निकलेगी सॉल्यूशन से बाहर तो वो स्कैटर्ड नहीं होती, फैलती नहीं है। क्यों? सिंगल फेज सिस्टम होता है सॉल्यूशन में। पार्टिकल्स क्या होते हैं, एक दूसरे में मर्ज्ड होते हैं, जिसकी वजह से वो पार्टिकल्स लाइट की बीम को स्कैटर नहीं कर पाते। हाँ, अगर कोई हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, ठीक है, तो वहाँ हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स में क्या होते हैं, कंपोनेंट्स एक दूसरे में मिक्सअप नहीं होते हैं, एक दूसरे में डिस्पर्स नहीं होते, जिसकी वजह से वहाँ बीम ऑफ लाइट क्या होती है, जब निकलती है सॉल्यूशन से बाहर तो वो स्कैटर हो जाती है, फैल जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, जो सॉल्यूशन होता है स्टेबल होता है। अ सॉल्यूशन इज अ स्टेबल। सॉल्यूशन क्या होता है, एक स्टेबल कंडीशन है। सॉल्यूशन एक स्टेबल स्टेट होती है। स्टेबल स्टेट क्यों कहते हैं? क्योंकि वहां से अगर आप कंपोनेंट्स को एक दूसरे से अलग करना चाहो बाय द फिल्ट्रेशन मेथड तो आप उनको अलग नहीं कर सकते। मैंने अभी बताया होमोजीनियस मिक्सचर्स को बाय द फिजिकल मेथड आप सेपरेट नहीं कर सकते। केमिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हो, लेकिन फिजिकल मेथड से आप उसको सेपरेट नहीं कर सकते। क्योंकि हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स को क्या करते हैं हम लोग, बाय द फिजिकल मेथड और बाय द केमिकल मेथड एक दूसरे कंपोनेंट्स को क्या किया जा सकता है, अलग किया जा सकता है। आई थिंक इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। बहुत नॉर्मल सी बातें हैं जिनको आपको थोड़ा सा फोकस करना है और आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। ठीक है, इसको आप लोग देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो बेटा आगे बात करते हैं। सॉल्यूशन में कुछ टर्म्स यूज किए जाते हैं, उन टर्म्स के बारे में थोड़ा सा आपको समझना है कि सॉल्यूशन के लिए कौन कौन से टर्म्स यूज किए जाते हैं। ठीक है, टर्म्स यूज्ड फॉर सॉल्यूशन। टर्म्स यूज्ड फॉर सॉल्यूशन, जिसमें पहला टर्म है बाइनरी सॉल्यूशन। सबसे पहला जो टर्म आता है सॉल्यूशन के केस में वो क्या आता है, बाइनरी सॉल्यूशन किसे कहते हैं। अक्सर पूछा जा सकता है, पूछा भी जाता है और अक्सर पूछ लेते हैं लोग कि बताओ बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है। बाइनरी सॉल्यूशन में बाइनरी का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो यही समझ जाओ। बाई मतलब होता है टू, बाई मतलब टू, यानी अगर कोई सॉल्यूशन जिसमें दो सब्सटेंस हो, केवल अगर किसी सॉल्यूशन में केवल दो ही सब्सटेंस होते हैं तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग बाइनरी सॉल्यूशन बोलते हैं। सिंपल सी बात है, बाई मतलब क्या होता है, टू। ठीक, यानी जिस सॉल्यूशन में केवल दो ही
कंपोनेंट होते हैं, दो ही सब्सटेंस होते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन का कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, जैसे मैंने अभी ऊपर बताया था NaCl इन वाटर, शुगर इन वाटर, तो ये बाइनरी सॉल्यूशन का एग्जांपल हो सकता है। ठीक है, आगे दूसरा जो टर्म यूज किया जाता है एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन, सीधी बात है, एक्वा मतलब क्या होता है, एक्वा मतलब होता है वाटर, एक्वा मतलब वाटर यानी पानी। ठीक है, तो इसके बारे में हम कह सकते हैं सॉल्यूशन इन वाटर, सॉल्यूशन इन वाटर इज कॉल्ड एक्वस सॉल्यूशन। सीधी बात, एक्वस सॉल्यूशन के लिए कहा यह जा रहा है कि जो भी सॉल्यूशन वाटर में होगा, मतलब वाटर के साथ जो भी सॉल्यूशन बनेगा उस सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, क्यों, एक्वा माने क्या होता है, वाटर, पानी, जैसे यही है, इसमें भी आप यही एग्जांपल लिख सकते हो, NaCl इन वाटर, शुगर इन वाटर। ठीक है, बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, थोड़े थोड़े टर्म्स हैं जिनको आपको समझ लेना है। ठीक है, चलो तीसरा देखते हैं, नॉन एक्वस, नॉन एक्वस सॉल्यूशन। नॉन एक्वस सॉल्यूशन, नाम से क्लियर है, नॉन, नॉन मतलब नहीं, नॉन मतलब नहीं, मतलब जो सॉल्यूशन वाटर में ना हो, सॉल्यूशन वाटर में ना हो, वाटर के अलावा कुछ और हो सॉल्वेंट। मतलब अगर कोई ऐसा सॉल्यूशन है जहां पर सॉल्वेंट के फॉर्म में वाटर ना हो, वाटर की जगह पर कोई और सॉल्वेंट यूज किया जाए सॉल्यूशन में, तो जो सॉल्यूशन बनता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन एक्वस सॉल्यूशन। मतलब नॉन एक्वस सॉल्यूशन में क्या होता है, सॉल्वेंट अदर देन वाटर, सॉल्वेंट अदर देन वाटर। ठीक है, वाटर के अलावा अगर कोई भी सॉल्वेंट यूज किया जाएगा सॉल्यूशन में, ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन एक्वस सॉल्यूशन। जैसे आयोडीन इन अल्कोहल, स्पेलिंग का बड़ा रहेगा, अल्कोहल, आयोडीन इन अल्कोहल, इसी को टिंचर, टिंचर ऑफ आयोडीन भी बोलते हैं, टिंचर ऑफ आयोडीन। तो ये थी कुछ बातें सॉल्यूशन के टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड, सॉल्यूशन के टर्म से रिलेटेड, ये तीन चीजें हैं जिनको आपको समझना है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। आगे किसकी बात करते हैं, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। देखो, किसी भी सॉल्यूशन की जो फिजिकल स्टेट होती है वो उसके सॉल्वेंट से रिप्रेजेंट होती है। अगर कोई सॉल्यूशन बन रहा है तो उस सॉल्यूशन की जो फिजिकल स्टेट होगी वो ऑब्वियसली किससे कंसीडर होगी, उस सॉल्यूशन के सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट से। सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट, सॉल्यूट, सॉल्वेंट। ठीक, अब मैंने कहा कि एक सॉल्यूशन बना, अगर वो सॉल्यूशन ठीक गैसियस है, गैसियस कंडीशन का सॉल्यूशन है, तो आप समझ जाओगे कि वहां जो सॉल्वेंट होगा वो कौन होगा, गैस होगा। अगर एक सॉल्यूशन बन रहा है जहां पर सॉल्यूशन की जो फिजिकल स्टेट है वो लिक्विड है, तो आप कह सकते हो कि वहां पे जो सॉल्वेंट होगा वो लिक्विड होगा। और अगर एक सॉल्यूशन बन रहा है जहां पर सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट सॉलिड है, तो
तो ऑब्वियसली वहां पर जो सॉल्वेंट होगा वो किस स्टेट में होगा, सॉलिड स्टेट में होगा। तो इसी वजह से कहा जाता है कि सॉल्वेंट की जो फिजिकल स्टेट्स होती हैं, सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट के बेसिस पर, सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट के बेसिस पर जो सॉल्यूशन होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, 3 टाइप्स। सॉल्यूशन कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के। किसके बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट्स ऑफ सॉल्वेंट। जैसे देख लो, सॉलिड सॉल्यूशन, दूसरा लिक्विड सॉल्यूशन, तीसरा गैसियस। गैसियस सॉल्यूशन, ठीक है। अब तीनों में अगर सॉलिड सॉल्यूशन है तो जाहिर सी बात है सॉलिड सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट होगा और जो सॉल्यूट होगा उसको आपको देखना। सॉलिड सॉल्यूशन है, मैंने कहा कि सॉलिड सॉल्यूशन है तो जाहिर सी बात है फिजिकल स्टेट जो सॉल्वेंट की होगी वो कैसी होगी, सॉलिड होगी। अब इस सॉलिड में सॉल्यूट की फिजिकल स्टेट कुछ भी हो सकती है। सॉल्यूट सॉलिड भी हो सकता है, सॉलिड लिक्विड भी हो सकता है, सॉल्यूट गैस भी हो सकता है। यहाँ तक बात समझ। इसी तरह से लिक्विड की बात करें तो लिक्विड में अगर सॉल्वेंट की बात करें तो लिक्विड में जो सॉल्वेंट होगा ऑब्वियसली सॉल्यूशन कैसा है, लिक्विड। सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए, लिक्विड। अब इस लिक्विड के साथ सॉल्यूट जो होगा वो किसी भी फिजिकल स्टेट में हो सकता है, सॉलिड में भी हो सकता है, लिक्विड में भी हो सकता है और गैस में भी हो सकता है। समझ में आई बात। इसी तरह से आपको यहां समझना है। ठीक है, यहां पर गैसीय सॉल्यूशन है तो ऑब्वियसली गैस क्या होगा, सॉल्वेंट। और उस गैस सॉल्वेंट में सॉल्यूट सॉलिड फॉर्म में भी हो सकता है, सॉलिड स्टेट में भी हो सकता है, लिक्विड स्टेट में भी हो सकता है, गैसियस स्टेट में भी हो सकता है। तो इस तरह से अगर पूछा जाए कि कुल मिला के कितने तरह के सॉल्यूशन बन सकते हैं तो 3, 3, 6 और 3, 9 तरह के आप सॉल्यूशन बना सकते हो। ठीक है, तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा कि सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन, गैसियस सॉल्यूशन कैसे बनते हैं। अब इसको एक बार देखो। चलो आगे देखते हैं बेटा। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इनके एग्जांपल्स की बात जो है, इनके एग्जांपल्स को आप अपनी बुक से भी देख सकते हो। इनके एग्जांपल को आप अपने बुक से देखकर याद कर सकते हो। वैसे मैं एक बार आपको बता देता हूँ, आप मेरी बात सुन के भी याद कर सकते हो। जैसे सॉलिड का सॉलिड में जो सॉल्यूशन होता है, सॉलिड का सॉलिड में जो सॉल्यूशन होता है, ठीक है, वो एलॉयज में होता है। एलॉयज मतलब क्या होता है, मिश्र धातु। यहाँ पर 2 या 2 से ज्यादा तरह के जो मेटल्स होते हैं वो कंबाइन होते हैं, उनको एलॉयज कहते हैं। तो जैसे ब्रॉन्ज हो गया, है ना, तो ये क्या है एग्जाम्पल, ब्रॉन्ज किसका एग्जाम्पल है, सॉलिड का सॉलिड में सॉल्यूशन। ठीक है, दूसरा लिक्विड का जो सॉलिड में सॉल्यूशन होता है, लिक्विड का जो सॉलिड में सॉल्यूशन होगा, जैसे आप सोडियम अमलगम की बात कर सकते हो। मरकरी आप जानते हो, मरकरी क्या है, मेटल। मरकरी मेटल है और उसका सोडियम के साथ जो कॉम्बिनेशन होगा उसको हम लोग अमलगम बोलते हैं। तो मरकरी विद सोडियम मेटल क्या बनाएगा, अमलगम बनाएगा, और वो होगा लिक्विड का सॉलिड में सॉल्यूशन। दूसरा गैस का, हाइड्रोजन गैस अगर पैलेडियम के साथ है तो वो जो सॉल्यूशन होगा वो गैस के साथ, सॉलिड के साथ गैस का सॉल्यूशन होगा, सॉलिड सॉल्यूशन। यहाँ समझ में आ गया। इसका एग्जांपल हो जाएगा एलॉयज जो होते हैं वो सॉलिड सॉल्यूशन के एग्जांपल होते हैं। जो मरकरी होती है सोडियम अमलगम के साथ, सोडियम के साथ जो बनाती है, अमलगम बनाती है, वो लिक्विड का सॉलिड में सॉल्यूशन होगा। और जो गैस की बात करें तो गैस में जो हाइड्रोजन गैस है
हाइड्रोजन गैस का पैरेडियम के साथ, हाइड्रोजन गैस का पैरेडियम के साथ, पैरेडियम, ये आप याद रख सकते हो, किताब से देख के भी आप पढ़ सकते हो, वैसे मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। अगर लिक्विड सॉल्यूशन की बात करें तो सॉलिड का लिक्विड में सॉल्यूशन, तो सॉलिड के फॉर्म में आप NaCl ले सकते हो, शुगर ले सकते हो, उसका वाटर में जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, सॉलिड का लिक्विड में सॉल्यूशन होगा। लिक्विड का लिक्विड में सॉल्यूशन आजकल ज़्यादा चल रहा है, लोग मस्त हो जाते हैं। तो जो एथेनॉल होती है, अल्कोहल, अल्कोहल के जितने भी बेवरेजेस आते हैं वो सब क्या है, लिक्विड का लिक्विड में सॉल्यूशन है। दूसरा, तीसरा, गैस का लिक्विड में, गैस का लिक्विड में, गैस का लिक्विड में कुछ भी आप बता सकते हो, जैसे गैस का लिक्विड में जो होगा ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन गैस का वाटर में सॉल्यूशन, या कार्बन डाइऑक्साइड गैस का वाटर में सॉल्यूशन, ठीक है, वो क्या होगा, गैस का लिक्विड में सॉल्यूशन होगा। आते हैं गैसियस सॉल्यूशन में, एग्जांपल बात करते हैं। सॉलिड का गैस में अगर आपसे पूछा जाए कि सॉलिड का गैस में जो होगा एग्जांपल, सॉलिड का गैस में जो एग्जांपल होगा वो क्या होगा, कैम्फर। कैम्फर आप जानते हो ना, कैम्फर क्या होती है, कपूर। कपूर को जब नाइट्रोजन गैस के साथ रखते हैं तो कपूर का जो नाइट्रोजन गैस के साथ सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, सॉलिड गैस सॉल्यूशन होगा। क्या होगा, सॉलिड गैस सॉल्यूशन होगा। उसका इसके बाद लिक्विड का गैस में जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, क्लोरोफॉर्म इन नाइट्रोजन। क्लोरोफॉर्म आप जानते हो ना, बेहोश करने के लिए इस्तेमाल करते हैं लोग। क्लोरोफॉर्म जो गैस होती है CHCl3, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन ट्राइक्लोराइड, जो क्लोरोफॉर्म होती है, इस क्लोरोफॉर्म गैस को इस्तेमाल करते हैं लोग किडनैपिंग वगैरह में, आप मत करना। तो गैस का जो गैस में सॉल्यूशन होता है वो प्योर एग्जांपल है, आप एयर कह सकते हो। गैस का गैस में जो सॉल्यूशन होगा उसका जो एग्जांपल है वो क्या है, एयर। ऐसे समझ में आई बात, तो ये मैंने आपको कुछ इसके एग्जांपल्स बता दिए। अब आगे हम लोग बात करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, किसी भी सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के कौन कौन से तरीके होते हैं वो ये आपको समझना है, ठीक है। तो हेडिंग क्या रहेगी, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। क्या होता है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन? जब सॉल्यूशन बनता है तो दो या दो से ज्यादा उसमें कंपोनेंट होते हैं, उसमें से किसी एक कंपोनेंट की कितनी क्वांटिटी उस सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, उसी को मेजर करने के लिए हम लोग सॉल्यूशन का क्या निकालते हैं, कंसंट्रेशन निकालते हैं। मतलब किसी सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट है, ठीक, या कोई और कंपोनेंट किस क्वांटिटी में प्रेजेंट है सॉल्यूशन में, वही क्या होती है, सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन। उसी को हम लोग सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कहते हैं। अब सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन होता है वो कई तरह से मेजर किया जाता है। जैसे सबसे पहला जो होता है मास परसेंटेज, इसको हम लोग W/W बोलते हैं। पहला जो है वो मास परसेंटेज के फॉर्म में हम लोग कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं, मास परसेंटेज के फॉर्म में। दूसरा जो होता है वॉल्यूम परसेंटेज, इसको हम लोग बोलते हैं V/V रेशियो, ठीक है। तीसरा जो होता है वो होता है मास अपॉन वॉल्यूम परसेंटेज, मास अपॉन वॉल्यूम परसेंटेज या M/V परसेंटेज। चौथा जो होता है वो होता है ppm, इसको बोलते हैं पार्ट्स पर मिलियन कंसंट्रेशन। आगे पढ़ेंगे, डिटेल में इसको पढ़ना है, पहले मैं आपको एक मोटा मोटा बता देता हूँ कि कौन कौन से कंसंट्रेशन आपको सॉल्यूशन के बारे में पढ़ने हैं, सॉल्यूशन के कौन कौन से कंसंट्रेशंस के बारे में आपको जानना है, ठीक है। तो ये चार समझ में आ गया, मास परसेंटेज W/W, वॉल्यूम परसेंटेज V/V, मास अपॉन वॉल्यूम परसेंटेज, पार्ट्स पर मिलियन परसेंटेज, पार्ट्स पर मिलियन परसेंटेज नहीं, पार्ट्स पर मिलियन।
पार्ट्स पर मिलियन का मतलब होता है 10⁶ पार्ट्स में, 10⁶ पार्ट्स में जो कंपोनेंट का अमाउंट होता है, परसेंट जो अमाउंट होती है, कंसंट्रेशन जो होती है, ठीक है, वो 10⁶ मतलब मिलियन में। उसके अलावा क्या होता है, मोल फ्रैक्शन के फॉर्म में होती है, मोल फ्रैक्शन के फॉर्म में होती है कंसंट्रेशन। उसके अलावा किसके फॉर्म में होती है, मोलैरिटी के फॉर्म में होती है। मोलैरिटी इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से। मोलैलिटी के फॉर्म में होती है, इसके अलावा नॉर्मलिटी के फॉर्म में होती है। तो ये सब जो मेथड हैं बेटा, वो सब आपके सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन से रिलेटेड है। सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को किस तरह से कोरिलेट हम लोग करेंगे, किस तरह से सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करेंगे, वो ये सब यूनिट्स हैं। और इन सब यूनिट्स के माध्यम से आप किसी भी सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को डिटरमाइन कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो, निकाल सकते हो उसकी वैल्यू। ठीक, तो यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इनको बारी बारी से एक एक चीज को, एक एक कंसंट्रेशन को बारी बारी पढ़ेंगे, इसके एग्जांपल्स भी देखेंगे। ठीक है, अगले वीडियो में इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। टिल देन आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। अगर चैनल पर भाई आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों में शेयर कर देना। ठीक है, ओके, थैंक्स।